साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में परीक्षाएं कराई गई हैं, उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं एक-एक करके। इसी के लिए हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो पीसीएस प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें मेंस के 2012 से लेकर 2017 तक के जीएस के पेपर को और प्री के 2012 से 2023 तक के प्री जीएस के पेपर को सॉल्व किया गया है और इसको संकलित किया गया है। इसको यहाँ पर हम लोग एक-एक करके देख रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो है 2015 का जो प्री का पेपर है, उसके जीएस वाले पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2015 में जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी वो 2 बार हुई थी। जो जीएस वाला पेपर हुआ था वो 2 बार हुआ था, क्योंकि पहली बार जब हुआ था पेपर कैंसिल हो गया था। दोबारा से फिर से पहले पेपर का जो है दोबारा से री एग्जाम हुआ था, परंतु सीसेट का पेपर एक ही बार हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग जो है 2015 के पेपर को 2 पेपर है तो दोनों के एक करके करेंगे। पहले हम लोग जो सबसे पहले हुआ था उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो उस पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से जा करके आप लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको घटनाचक्र पब्लिकेशन का जो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप पे ही आप इस पीडीएफ को पढ़ सकेंगे। चलिए हम लोग 2015 के पेपर को देख लेते हैं। देखिए 2015 के पेपर में सबसे पहले हम लोग जो है इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो जो आपका ये 4 विकल्प हैं, गुर्जरा, अहिरोरा, सारनाथ, ब्रह्मगिरी, तो इसमें जो गुर्जरा अभिलेख है इसमें अशोक का नाम मिलता है। देखिए अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। माशकी, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उड़ेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। तो कहाँ कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ विकल्प में तो एक ही गुर्जरा, इसके अतिरिक्त माशकी, नेत्तूर और उड़ेगोलम, यहाँ पर भी अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक का नाम उल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। ठीक है, इससे पहले भी स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए थे, परंतु नियमित उपयोग के लिए नहीं होते थे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि प्रचलन जो है वो नियमित उपयोग के लिए किया था, किसने किया था। तो बिम कटफिशस ने, कुषाण वंशी शासक बिम कटफिशस, जो कि कनिष्क प्रथम के पिता भी थे, ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। जबकि कुजल कटफिशस, जो कि बिम कटफिशस के पहले के थे, इन्होंने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। अगला प्रश्न है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था। तो ये समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया है। लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना था, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना। तो ध्यान रखिएगा कि आयोग ने अपने उत्तर में सी ऑप्शन माना था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जबकि जो यूजीसी जो नेट जेआरएफ की परीक्षा कराती है उसने अपने प्रश्न पत्र में इसका उत्तर समुद्रगुप्त को माना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न है यहाँ पर। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे किससे। तो शंकर देव जो हैं ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। शंकर देव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था। तो इसका मूल नाम तेमुचिन इसका मूल या वास्तविक या प्रारंभिक नाम रहा है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, जो कि कन्नौज को लेकर के होता है। तो कन्नौज के संबंध में जो त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय जो संघर्ष चलता है, इसमें कौन कौन शामिल था। इसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये 3 जो है साम्राज्य शामिल थे, परंतु इसमें चोल साम्राज्य शामिल नहीं था। ठीक है, देखिए हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक मगध का था। इसे महोदया मतलब कन्नौज को महोदय श्री आदि नामों से अव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ होता है, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः जो प्रतिहार रहते हैं, प्रतिहारों को जो है गुर्जर प्रतिहार, इनको ही सफलता मिलती है। अगला निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पाल शासक धर्मपाल थे।
पाल शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना कराई थी। ठीक है, अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया कब? तो इसे खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा चाय के व्यापार पे से भी एकाधिकार को समाप्त किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय तथा चीन के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया। आगे चलते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। कब लिया था? तो 1893 में इन्होंने लिया था। ठीक है, यूएसए के शिकागो में। अगला 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो इसका स्थापना संगठन जो है महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में किसने किया था? देखिए, बीडी सावरकर, जिन्हें हम लोग विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है, इनके द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो जाता है। अगला है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ राइटर है, दूसरी तरफ पुस्तक है। तो देखिए, W.C. स्मिथ की पुस्तक जो है आपकी द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया नहीं है। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के राइटर कौन है? पीटर हार्डी हैं। कौन है? पीटर हार्डी हैं। दूसरा खालिद बी सईद, इनकी पुस्तक है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। ये आपका सही है। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 टू 1948, ये खालिद बिन सईद की पुस्तक है। वहीं खिलाफत टू पार्टीशन जो है ये मोइन शकीर की पुस्तक है, ना कि पीटर हार्डी की। पीटर हार्डी की पुस्तक कौन सी है? पहली वाली, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक, वहीं अगला जो है मोइन शकीर, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, ये जो है मोइन शकीर की पुस्तक नहीं है बल्कि W.C. स्मिथ की है। मोइन शकीर की पुस्तक कौन सी है? खिलाफत टू पार्टीशन। तो ध्यान रखिएगा ये। तो द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के राइटर कौन है? पीटर हार्डी। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज के राइटर कौन है? खालिद बी सईद। खिलाफत टू पार्टीशन के राइटर कौन है? मोइन शकीर हैं। और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया के राइटर हैं आपके W.C. स्मिथ। अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह वक्तव्य जो है दादा भाई नौरोजी का रहा है। किसका रहा है? दादा भाई नौरोजी का। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पर? तो ये जो कथानक है पूरा, ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। जो आनंद मठ का कथानक है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में लिखित एक उपन्यास है जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित होता है। 1882 में यह उपन्यास तत्कालीन बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। अगला है हाली पद्धत संबंधित है किससे? हाली पद्धत जो है ये बधुआ मजदूरी से संबंधित है। ठीक है, हाली पद्धत के अंतर्गत बारदौली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लॉर्ड कर्जन की पुस्तक है ये। इसका पूरा नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, जापान, कोरिया, चीन। अगला है, नहीं, लॉर्ड कर्जन नहीं है इसके राइटर हैं जॉन ए कर्जन। ठीक है, जॉन ए कर्जन। ठीक, अगला लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए महात्मा गांधी केवल जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, उसमें से दूसरे वाले में ही केवल महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपका 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। अगला है, और कहाँ पे होता है? लंदन में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो यह नीति नागपुर अधिवेशन में। कहाँ पर? नागपुर अधिवेशन। ये कब होता है? 1920 में होता है। ठीक है, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। अब आपसे प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन? अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए,
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में की गई थी, अप्रैल 1936 में, और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो देखिए, लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वायत्त शासन का भारत में जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि या निर्देश दिया कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 4 विकल्प आपके हैं। तो देखिए, मोतीलाल नेहरू का संबंध नेहरू रिपोर्ट से रहा है, जो कि 1928 में आता है, सही है। एम.के. गांधी का संबंध जो है महात्मा गांधी का संबंध चंपारण आंदोलन से है 1917 में, ये भी सही है। ए.सी. बोस का संबंध जो है, सुभाष चंद्र बोस का संबंध फॉरवर्ड ब्लॉक से रहा है, ये भी सही है। इन्होंने 1939-40 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। M.A. जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध जो है खिलाफत आंदोलन से नहीं रहा है, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई में, तत्काल अब तो मुंबई हो गया, तत्कालीन नाम बम्बई था, में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। अगला निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो इसकी स्थापना जो है अविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 का है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 का है, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण जो है ये 1916 और 1930 का है, सही है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है ये 1924 का नहीं है, बल्कि 1925 का है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है ये अगस्त 1925 का है, यहाँ पे डी वाला सुमेलित नहीं है। देखिए, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण, जिसे वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं, 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से ले जाए जा रहे 4000 रुपये की डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लहड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय में निर्णय की तिथियां 1916 और 1930 में, यहाँ पे जो आपका सी विकल्प है लाहौर षड्यंत्र प्रकरण, इसके 2 तिथियां 1916 और 1930। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये बताना है। तो इसमें आप देखिए, पहला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये 1784 ईस्वी की है, सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 की है, ध्यान रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये 1813 की नहीं है, बल्कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड जो है करके, इसकी स्थापना 1823 में हुई थी, 1823 में। तो सी वाला गलत है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1844 में नहीं, बल्कि 1838 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1844 में नहीं, 1833 में हुई थी। 1838 में हुई थी। इस प्रकार से आपका सी और डी दोनों विकल्प जो है वो सही नहीं है, क्योंकि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की स्थापना 1823 में है और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में है। आगे चलते हैं, अब ज्योग्राफी या भूगोल के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। देखिए, प्रश्नकाल और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में 2.18 मिलियन हेक्टेयर, उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है 1.23 मिलियन हेक्टेयर है। अगला, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं? दक्षिण की गंगा, तो जो कावेरी है, कावेरी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है।
जबकि गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, देखिए कन्फ्यूजन कावेरी और गोदावरी में है, क्योंकि एक दक्षिण की गंगा कहते हैं, एक दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा जो है वो कावेरी को कहते हैं, जबकि दक्षिण गंगा की यदि बात करेंगे तो वो आपका गोदावरी आ जाएगा। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी, ये कर्नाटक के कोडगु जिला में स्थित है, यहाँ से निकलती है। गोदावरी नदी को, जो गोदावरी नदी है सी ऑप्शन में, इसे वृद्धगंगा कहा जाता है, जबकि एनसीईआरटी पुस्तक में बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी नदी का नाम दक्षिण गंगा बताया जाता है। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरियन के मध्य अवस्थित है? कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरियन, तो देखिए ये आपका है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, देखिए जब आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में जो पूर्वी घाट वाला हिस्सा है, जो तमिलनाडु के करीब है, वो आपका कोरोमंडल तट है। जबकि जो पश्चिमी घाट की तरफ आप जाएंगे तो जो आपका केरल से सटा हुआ जो तट है आपका, ये मालाबार तट कहलाता है। देखिए भारत का पश्चिम तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जो आपका तमिलनाडु वाला हिस्सा है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी नदी के डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है। गोदावरी नदी के डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है। ठीक है, जबकि कोरोमंडल तट जो है वो कन्याकुमारी का जो केप कैमोरियन है से कृष्णा नदी के डेल्टा तक विस्तारित है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। सही है, ये आपका सही है। कारण यमुना असतत वाहनी नदी है, नहीं सतत वाहनी नदी है। ये सदा नहीं रहा, मतलब बरहमास बहने वाली नदी है, तो असतत वाहनी नदी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कारण जो है वो गलत है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। जो आपकी यमुना है इसका उद्गम कहाँ से है? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन द्वीप। तो जो अंडमान निकोबार का हिस्सा है बैरन द्वीप, यहाँ पर जो है भारत में स्थित ज्वालामुखी, जो एक ज्वालामुखी है वो आपका यहीं पर है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है कि भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? मध्य प्रदेश से। जब प्रश्न पूछा गया था तो मध्य प्रदेश था। अब वर्तमान में क्या स्थिति है उसको देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में सोयाबीन के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो अब नंबर 1 पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे राजस्थान। तो अब ध्यान रखिए सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। अभी तक मध्य प्रदेश हुआ करता था, अब महाराष्ट्र है, दूसरे पे है आपका मध्य प्रदेश, तीसरे पे है राजस्थान। अगला है श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से, और नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है कहाँ पर? तो ये विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान जो है इंग्लैंड में है, और ये इसका नाम क्या है? क्यू में है। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटनिकल या रॉयल बॉटेनिक गार्डन्स की स्थापना जो है वो 1759 में हुई थी। 1759 में हुई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। ज्वालामुखी और वो किस देश में स्थित है? देखिए शबनकाया ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, 3 से मिला दीजिए। माउंट एटना कहाँ पे है? ये इटली में है, 1 से मिलाइए। कोलिमा मैक्सिको में है, 4 से मिला दीजिए। मेरापी कहाँ पे है? मेरापी जो है आपका, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ होगा। सबनकाया, देखिए सबनकाया जो है ये आपका इंडोनेशिया नहीं पेरू में है। शबनकाया जो है ये पेरू में है। माउंट एटना इटली में है। कोलिमा जो है वो मैक्सिको में है, और मेरापी जो है मेरापी इंडोनेशिया में है। मेरापी जो है वो इंडोनेशिया में। तो ये 2143 सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, सबनकाया पेरू में है, माउंट एटना इटली में है, कोलिमा मैक्सिको में है, और मेरापी इंडोनेशिया में है। अगला निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट सर्वाधिक लंबी है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो सर्वाधिक लंबी तट रेखा समुद्री तट रेखा वाला जो देश है वो है आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए बॉयलिंग झील कहाँ पे है? डोमिनिका में है।
बॉइलिंग झील डोमिनिका में है। फाइव फ्लावर झील मंगोलिया में नहीं है। फाइव फ्लावर झील कहाँ पे है? चीन के सिचुआन में। चीन के सिचुआन में है। ठीक, तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प वो सही नहीं है। बॉइलिंग झील डोमिनिका, फाइव फ्लावर झील चीन में, रेड लैगून जो है बोल्विया में है, और ग्रेट स्लेप झील जो है वो कनाडा में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछा है। तो देखिए, इसमें से जो आपका विकल्प है डी, माउंट कोटापेक्सी। माउंट कोटापेक्सी जो है सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका देखिए, माउंट कोटापेक्सी की ऊंचाई कितनी है? 5,911 मीटर। जो माउंट ताल है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये आपका फिलीपींस में है और इसकी ऊंचाई 311 मीटर है। वहीं पे आपका माउंट पिनाटुबो, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1486 मीटर, और माउंट किलिमंजारो जो है 5,895 मीटर है। तो इस प्रकार से माउंट कोटापेक्सी ये आपका साउथ अमेरिका में है। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो जो बैकाल झील है, बैकाल झील कहाँ है? रशिया के या रूस के साइबेरिया में। तो इस बैकाल झील को ही क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? लोहा तथा इस्पात, शर्करा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो उद्योग है वहीं लगेगा जहाँ पे मूल कच्चे माल उपस्थित हों। ठीक है, बाकी अन्य के लिए कच्चे माल की उपलब्धता वहाँ पर उस उद्योग के लगने के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे लोहा इस्पात हो, शर्करा हो या सीमेंट हो। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पहला विकल्प है ए, एड्रियाटिक सागर की रानी, ये रोम को नहीं कहते हैं, बल्कि इटली के वेनिस शहर को, जो इटली का वेनिस शहर है, उसे एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। रोम जो है इटली की राजधानी है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही नहीं है। लॉरेन कोयला क्षेत्र ये फ्रांस में है। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में, या यूके के बर्मिंघम में। टूला रशिया में है या रूस में। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? जब प्रश्न पूछा गया था तो ये ऑस्ट्रेलिया था। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऑस्ट्रेलिया प्रश्नकाल में। वर्तमान में क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017-21 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है। मतलब प्रश्नकाल में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर था, वर्तमान में भी बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। अगला, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोरिया को जो है लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म कहा जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है कहाँ पर? तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके अनुसार भी ऑस्ट्रेलिया ही है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, 28%। अगला है, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? जो यहाँ अमेरिका के मूल निवासी हैं वो किस प्रजाति के हैं? तो ये मंगोलायड हैं। कौन से हैं? मंगोलायड प्रजाति के हैं। तो सी ऑप्शन। अब पर्यावरण संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र नहीं, ये समुद्र होता है। अजैविक अवयव, जीवाणु जो है जैविक अवयव होता है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, ये सही है। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए, जो खनिज हैं ये क्या हैं? ये समाप्त होने योग्य हैं। तो 3 से मिला दीजिए। सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य है, तो 4 से मिला दीजिए। वन अपरोपण से वर्षा होगी, 1 से मिला दीजिए। बायोगैस, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से मिला दीजिए। 3 4 2 1 आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए। खनिज समय के साथ समाप्त होने योग्य हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है जो असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस के मुख्य अंश मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। वन और अपरोपण से वर्षा में कमी आती है, मतलब डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? वर्षा में कमी आएगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है?
तो जो बायोगैस संयंत्र होते हैं, बायोगैस संयंत्र, ये जो है आपका शक्ति भी देते हैं और जो इनका बाई प्रोडक्ट होता है वो खाद के रूप में कार्य करता है। अगला है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं, आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन, आवासीय विनाश। तो आवासीय विनाश जो है इसमें देखिए, प्रश्न दोबारा पढ़िए, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो आवासीय विनाश है। क्या है? आवासीय। यहाँ पे डी विकल्प आवासीय विनाश हो जाएगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या क्या है। इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। बायोडीजल की फसल कौन से? कपास, गन्ना, आलू, जेट्रोफा। तो जेट्रोफा जो है ये बायोडीजल की फसल है, सी ऑप्शन। देखिए, जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो ये पादप संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये कहाँ प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में। तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1970 के दशक का यह आंदोलन पादप संरक्षण की मिसाल बन गया था। अगला है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष में? तो 1972 में। 1972 में पारित किया गया था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1972 में पारित किया गया था। देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने हेतु इस अधिनियम का निर्माण किया गया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इसी दिन मतलब 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में यह डिसाइड किया, यह निर्णय लिया कि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन परत दिवस मनाया जाएगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। अगला है भारत में जैव विविधता के दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र अर्थात हॉट स्पॉट निम्न में से कौन से हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान, बंगाल खाड़ी। तो पश्चिमी घाट। भारत में 4 हैं, उसमें से एक आपका पश्चिमी घाट है, बी ऑप्शन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषध, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो जो डी ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो जो लाइकेन होता है, लाइकेन, ये वायु प्रदूषण का संकेतक पौधा है, ठीक है। लाइकेन जो है पेड़ों की छालों पर उगे होते हैं। लाइकेन के शरीर का निर्माण शैवाल तथा कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा? शैवाल तथा कवक द्वारा। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं, तो इसलिए प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। बायो इंडिकेटर का अगला है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम उपकरण है? तो इसमें से जो सौर सेल है, सौर सेल जो है ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने के सबसे सर्वोत्तम है। जबकि अन्य जो है पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, इससे क्या होगा? प्रदूषण होता है। अगला है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट। तो जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। राष्ट्रीय पार्क और किस राज्य से संबंधित है? दाजीगाम कहाँ पे है? दाजीगाम आपका जम्मू कश्मीर, दाजीगाम जम्मू कश्मीर 2 से मिलाइए। पापीकोंडा, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश 1 से मिलाइए। सरिस्का जो है राजस्थान 3 से मिला दीजिए। बांदीपुर जो है कर्नाटक 4 से मिला दीजिए। फिर से देख लीजिए, दाजीगाम जम्मू कश्मीर में है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का राजस्थान में है और बांदीपुर कर्नाटक। तो आपका 2134 बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का संबंध दांत से नहीं है। फ्लोराइड प्रदूषण का संबंध भोपाल गैस त्रासदी से नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध जो है ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट से है, जबकि फ्लोराइड प्रदूषण का संबंध जो है दांतों से है और सल्फर डाइऑक्साइड का संबंध जो है अम्ल वर्षा से है। तो ये 3 के तीनों सही नहीं है। ओजोन रिक्तता का संबंध जो है चर्म कैंसर से है, ठीक है। अगर ओजोन की परत पतली होती जाएगी, उसका क्षय होगा, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे आपको चर्म कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पे डी वाला सुमेलित है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्लोराइड प्रदूषण दांत से, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी और ओजोन रिक्तता जो है वो चर्म कैंसर।
पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। कैसे होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ठीक है, अगला है अन्य जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो देखिए यहाँ पे विकल्प में सी बी देसाई है, सी बी देसाई नहीं बल्कि ये डॉक्टर एस बी देसाई हैं। क्या है? एस बी हैं, सी नहीं, सी की जगह एस होना चाहिए। एस बी देसाई हैं, इन्होंने 1930 के दशक में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। इसलिए जो विकल्प चारों हैं वो सही नहीं है। अगला है विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? एस चंद्रशेखरन ने, सॉरी एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, इन्होंने जो है चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा के माध्यम से जो है बताया था कि ब्लैक होल कैसे बनेगा या कौन से तारे जो हैं वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होंगे। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। मतलब आप प्रकाश डालेंगे तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगी, उसको भी ये खींच लेता है। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस योगदान के लिए इन्हें वर्ष 1983 में 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग करते हैं? ये चाहे कार के पीछे कह दें या आपकी बाइक में जो पीछे देखने के लिए मिरर होता है हैंडल के पास, उसको इसकी बात कर लें तो इसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें आप उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिए, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो ये आपका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो होता है वो आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। छोटे बनने की वजह से कि पीछे के बहुत बड़ा एरिया जो है आपको शीशे में दिखाई पड़ जाता है। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों के चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है। अगला है आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? तो इन्हें जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के खोज के लिए दिया गया था। तो आप सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मत लगाइएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन। वर्ष 1921 का भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए दिया गया था। अगला है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब वायु दाब बढ़ेगा, चूंकि इसमें दाब बढ़ता है तो दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? क्वथनांक बढ़ेगा। प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है। इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। फलतः इसमें अधिक ऊष्मा होती है, यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। आगे चलते हैं। अगला है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे इसमें। ठीक है, अगला है हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो ये जो है आपका गेहूं, मुख्यतः गेहूं उत्पादन से। अन्य जैसे चावल का भी उत्पादन बढ़ा था, परंतु मुख्यतः ये गेहूं उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई या दशक से हुई। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों को उर्वरक एवं सिंचाई के माध्यम से पोषण दिया गया था, कीटनाशकों के माध्यम से इसे संरक्षित किया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है रसायन विज्ञान का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऊन क्या है? एक प्रोटीन है। रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं। रेयान जो है पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु या फाइबर है, तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। रेयान क्या है? यह पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL का कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, CFL जो आप बल्ब लगाते हैं वही। ठीक है, अब तो LED लगाते हैं, पहले CFL आ रहा था।
कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। अगला है निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है, प्रबल अम्लीय होती है। सीएनजी क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? जिस प्रकार इस समय बर्तन चले हैं जो जिसे चिपकता नहीं है कुछ बनाने पे, तो न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में तो जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो दूसरा नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसे PTFE कहते हैं, PTFE, इसी को आमतौर पर टेफ्लॉन कहते हैं। ये जो PTFE है या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये एक ठोस फ्लोरोकार्बन होता है। यह विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो जो पॉलीकार्बोनेट होता है, पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल जो है होता है ये बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। तो ए ऑप्शन। जीव विज्ञान के प्रश्नों को देख लेते हैं। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो ये कीटों के द्वारा, जो कीट होते हैं इनके द्वारा फेरोमोन्स उत्पन्न किए जाते हैं। फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। अगला है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं किसको? सल्फेनिक अम्ल। ये सल्फेनिक अम्ल को निष्कासित करते हैं, तो इसी सल्फेनिक अम्ल की वजह से ही आपके आंसू निकलते हैं। तो देखिए सल्फोनिक भी है, सल्फेनिक भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सल्फेनिक अम्ल की वजह से। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फाक्साइड या एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर आपका साइन प्रोपोथियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है जो आंख से आंसू उत्पन्न करता है। अगला है, दो सूचियां दी गई यहाँ पर, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए विटामिन सी की वजह से क्या होता है? स्कर्वी की कमी से, मतलब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। 4 से फोलिक अम्ल की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया, तो इसको 3 से मिला दीजिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी 1, विटामिन B1 की कमी से बेरी तो 2, तो 4 3 1 2 हो जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 ए ऑप्शन। फिर से देख लीजिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, फोलिक अम्ल की कमी से रक्त लापता, विटामिन ई की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 कमी से बेरी रोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन ये आवश्यक है, परंतु आयोडीन इसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन आवश्यक है परंतु आयोडीन नहीं। देखिए आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। अगला है कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो यह है विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग कोले कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, एक होता है कोले कैल्सीफेरॉल, दूसरा होता है आर्गो कैल्सीफेरॉल। आर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। आर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से आर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं करती हैं। आगे चलते हैं। अग्निमिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है? देखिए इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, सही है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक है, सही है। यह दुश्मनों के राडार की पहुंच से बाहर रह गई, ये भी सही। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं, बिल्कुल ये पूर्णतः स्वदेशी है। यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसको आगे बढ़िए। WWW का पूर्ण रूप क्या है?
तो इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, इंटरनेट की इस प्रणाली के जो प्रवर्तक थे, जिसने इसको विकसित किया, वो थे ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टिम बर्न्स ली। टिम बर्न्स ली। अब राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 सी ऑप्शन। दो सूचियां दी गई हैं। दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ प्रावधान है और दूसरी तरफ संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या कौन सी है। देखिए, विधि के सम्मुख समानता, ये आपका अनुच्छेद 14 3 से मिला देंगे। और कार्य करने का अधिकार, एक सेकंड यहाँ मिलान कर लेते हैं धीरे धीरे। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां कौन सी हैं? अनुच्छेद 42 के तहत है। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45। फिर से देख लीजिए, विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में है। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है। अगला है राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, पहला, यह अनौपचारिक संस्था नहीं, यह एक संवैधानिक संस्था बिल्कुल है, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ के तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगी, जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी। साथ ही अनुच्छेद 243 माह के तहत यह वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? प्रथम जनजातीय लोकसभा, कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? मतलब वो व्यक्ति जनजातीय थे। ठीक है, तो ये है पीएस संगमा। पीएस संगमा वर्ष 1995 में ये लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले पहले जनजातीय व्यक्ति थे। प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और बाद में 1996 में ये लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बनते हैं। तो लोकसभा स्पीकर बनने से पहले ये जो है 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो ये पंचायती राज से, 12वीं नगर पालिका से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी होता है, द्वारा संविधान के भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है? नहीं। यह एक संवैधानिक अधिकार है? बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है। ये आपका आर्टिकल 19 के तहत आता है। आर्टिकल 19 के तहत आता है। ठीक है, 19 में जो आपका वाक्य एवं अव्यक्त सुनता है, उसमें जानने का अधिकार भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो यह संवैधानिक अधिकार है। यह एक विधिक अधिकार है। बिल्कुल, यह एक विधिक अधिकार, क्योंकि विधि के द्वारा भी आपको ये अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर आपका बी और सी दोनों ही सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम एक विधिक अधिकार है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत भी शामिल माना है। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो भारत के निर्वाचन आयोग की। तो बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो देखिए, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर। जो चंद्रशेखर थे, ये नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। ये लोकसभा के सदस्य थे, जबकि अन्य जो प्रधानमंत्री बनते हैं, जैसे देवगौड़ा है, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये बलिया लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। किसके लिए? तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये संबंधित राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 243 झ में जो है राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा
की जाती है तथा अनुच्छेद 156 एक के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत अपना पद धारण करता है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है तो देखिए, कथन दिया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। सही है कांड, क्योंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो यहाँ पे कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंध से देखिए, कई सारी समितियां जो है संघ राज्य संबंधों के संबंध में है। इसमें आपका सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग, ये तीन के तीनों, परंतु इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है ये चुनाव सुधार से है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन वर्ष 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। ठीक है, इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन करना था। ये 1998 की कमेटी है, ध्यान रखिएगा, 1998 की, और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। बाकी तीन जो हैं आपकी, वो पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग, ये संघ राज्य संबंधों से संबंधित है। अगला है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? तो उद्देशिका का विचार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 20 और 21 को जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो 20 और 21 क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 जो है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो ये महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। सही है कारण, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है, परंतु मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से लिए जाने की वजह से लंबा नहीं हो गया है। ठीक है, तो कथन कांड दोनों अपने जगह सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? देखिए, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, नहीं। राज्य की एकल नागरिकता है, नहीं। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है। भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता नहीं, यहाँ पे भारत में दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो किसमें किया गया? 51A में जोड़ा गया। ठीक है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और ये संशोधन लाया गया था स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। ये उन बच्चों के अधिकार के निहित है जो प्राथमिक स्तर तक के हैं, प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए है ये। अगला है, अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। आगे चलते हैं, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ कब? 2008 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2008 में। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसे 30 दिसंबर 2008 को अधिसूचित किया गया। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। अगला है, मानव पूंजी में बढ़ता विनियोग, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है किसको? तो ये संसाधनों का समुचित प्रयोग का, उत्पादकता में वृद्धि का, कुशलता में विकास का, इन सभी को अग्रसरित करता है। ठीक है, मतलब इन सभी को बढ़ाता, अग्रसारित करता है। देखिए, पद मानव पूंजी जो है आपका ह्यूमन कैपिटल 1960 के दशक में अर्थशास्त्री थियोडर शुल्ज के द्वारा प्रचारित हुआ। उन्होंने मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी के समान ही माना। उनके अनुसार मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा, जिसका क्रमिक विस्तार निम्नवत है। संसाधन का समुचित प्रयोग होगा, कुशलता में विकास होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जनश्री बीमा योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ हुई। जनश्री बीमा योजना
10 अगस्त 2000 को प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये 12 अप्रैल 2005 को आता है। एमजी नरेगा या मनरेगा कह लीजिए, ये 2003 का नहीं है। मनरेगा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो 2 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ, 2006 को, यहाँ पे सी वाला गलत है, ठीक। और पहले नरेगा के नाम से आया था, फिर आपका मनरेगा जब इसका नाम होता है ये 2 अक्टूबर 2009 को। तो यदि मनरेगा की बात करेंगे तो ये 2009 हो जाएगा, नरेगा की बात करेंगे तो 2006 हो जाएगा। आम आदमी बीमा योजना 2007 की है। आगे चलते हैं, फिर से देख लीजिए, जनश्री बीमा योजना 2000 की है, 10 अगस्त 2000। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005। एमजी मनरेगा, मनरेगा जो है आपका 2 अक्टूबर 2009 का है, जबकि नरेगा जो है 2 अक्टूबर 2006 का है। आम आदमी बीमा योजना 2007 का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि होने से कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि होती है, ये आपका सही है, क्योंकि ये जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल या नकारात्मक प्रभाव नहीं है। जोतों के आकार में कमी होती है, ये प्रतिकूल प्रभाव है। बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये भी प्रतिकूल प्रभाव। अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी, ये भी प्रतिकूल प्रभाव है। अगला है, अगला प्रश्न आपका देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण है, काश्तकारी सुधार है, ये भी बहुफसली योजना जो है ये भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं वो बताना है। औद्योगिक वित्त से संबंधित है आपका सिडबी, सिडबी जो है औद्योगिक वित्त संबंधित है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण संबंधित है। ग्रामीण साख नाबार्ड संबंधित है। ग्रामीण रोजगार का संबंध जो है SJSRY से नहीं है, ये आपका लिखा है SJSRY। इसका पूरा नाम क्या है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये शहरी रोजगार संबंधित है, ना कि ग्रामीण रोजगार से, तो ये सम्मिलित नहीं है। देखिए, यह जो केंद्र प्रायोजित योजना है जो 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना था। इसी के बाद आपका ग्रामीण स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना आती है, इसके बाद आती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को, पहला, देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या नहीं, कार्यकारी जनसंख्या का आकार नहीं, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का जो वितरण होता है, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का जो वितरण होता है, ये जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है, ठीक है, वर्किंग फोर्स को, सी ऑप्शन। देखिए, जनसंख्या की व्यावसायिक विशेषताएं कार्यबल, वर्किंग फोर्स निर्भरता, जो विशेषताएं हैं वो कार्यबल निर्भरता बोझ, रोजगार, बेरोजगारी आदि में परिलक्षित होती हैं। इसके बावजूद व्यावसायिक ढांचा एक प्रमुख घटक है और जनसंख्या की संरचना की अभिव्यक्ति है। इसके द्वारा विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या के वितरण का पता चलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो देखिए, व्यापारिक बैंक करता है, RRB करता है, मतलब ग्रामीण रूरल जो बैंक होते हैं वो ग्रामीण बैंक, सहकारिता बैंक ये करते हैं, परंतु नाबार्ड नहीं करता है, ठीक है, नाबार्ड नहीं करता है। स्वयं सहायता समूह लिंकेज बैंक लिंकेज कार्यक्रम को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में का प्रारंभ जो है वर्ष 1992 में नाबार्ड बैंक द्वारा किया गया था। प्रारंभ नाबार्ड बैंक द्वारा किया गया था, परंतु संचालन या क्रियान्वयन ये नहीं करता है, क्रियान्वयन अन्य बैंक करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रारंभ वंचित गरीब परिवारों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए एक लागत प्रभावी तंत्र के रूप में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी? तो गेहूं था, चावल था, दाल था, परंतु तिलहन इसमें नहीं है, तिलहन इसमें नहीं था, गेहूं, चावल, दाल ये था। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये 2007-08 में प्रारंभ की गई थी। योजना है जिसे वर्ष 2011-12 तक चावल, गेहूं, दलहन का क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ किया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष, वर्ष 2001 में प्रारंभ सर्व शिक्षा अभियान। तो ध्यान रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 2001 में। का लक्ष्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना था, जबकि वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष के प्राथमिक स्कूली शिक्षा को पूरा करवाना था, को पूरा करवाना भी शामिल था।
अगला है हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी, जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई। किस दशक में? 7वें दशक में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 7वें दशक में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये 1966 से प्रारंभ होते, तो 1966 मतलब 7वां दशक हो जाएगा। अगला है 2013, तो ये करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़िए। यहाँ पे आंकड़ा याद रखिए, 2022-23 मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी जो आधे मतलब 50% से ऊपर है, 57.43% है, 57.43%। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो जो कृषि है, कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र के तहत आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ हैं, मत्स्यिकी, वानिकी और खाद्य तथा उत्खनन है। ठीक, उद्योग ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है किसका? औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, इन तीनों का। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है किसका? तो ये जो है भारत निर्माण जो कार्यक्रम रहा है, भारत सरकार ने वर्ष 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया था। हालांकि 1 अप्रैल 2009 से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया, तथा संशोधित कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नाम दिया गया, और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक है। अगला है यहाँ पे नरेगा मतलब मनरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन है। पहला, ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई, सही है। श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी हुई, नहीं, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि हुई। अब तो पहला सही है, दूसरा गलत। तीसरा, शहरों की तरफ प्रवास में कमी हुई, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है? तो भारत निर्माण के 6 अंग थे, भारत निर्माण के 6 अंग हैं, जिसमें आपका सिंचाई है, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन और कनेक्टिविटी है। तो ग्रामीण आवास है, पानी पीने का पानी, सड़कें हैं, परंतु ग्रामीण सफाई इसमें शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, 1 सेकेंड। 22-23। अब जनसंख्या और नगरीकरण संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो देखिए, इसका उत्तर जो है वो है बी, उत्तर प्रदेश में। 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 67.7% है, जहाँ पुरुष साक्षरता 77.3 है, वहीं महिला साक्षरता 57.2 है। मतलब यहाँ पर दोनों में जो अंतर है वो है 20.1% का, सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? जननांकी विशेषताओं का, जनसंख्या का घनत्व है, लिंगानुपात है, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, परंतु रहन सहन का स्तर ये जनसंख्या की जननांकी विशेषताओं में नहीं शामिल होगा, रहन सहन का स्तर शामिल नहीं होगा, तो बी ऑप्शन। अगला है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो ये जो है एक निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर के साथ ये बढ़ रही है। ठीक है। अगला है आपका 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम कहाँ थी? तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़ा क्या होगा? बिहार सबसे कम, उससे अधिक अरुणाचल प्रदेश, उससे अधिक राजस्थान, उससे अधिक झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। तो बिहार में जो है न्यूनतम साक्षरता दर है कितना है? 61.8। यूपी में कितना? 67 पॉइंट समथिंग है, 67 पॉइंट समथिंग है। आगे चलते हैं। अब राज्य विशेष के प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा बांध जो होते हैं, बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो जो आपका राजघाट बांध है, राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है, और यह बेतवा नदी पर स्थित है, यह बनाया गया है, तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष थे? तो उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अतुल गुप्ता थे, अतुल गुप्ता। जबकि उत्तर प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आनंद मिश्रा। वर्तमान में 5वां वित्त आयोग ही कार्य कर रहा है, तो वो है, उसके अध्यक्ष कौन है? आनंद मिश्रा, ध्यान रखिएगा। अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो करंट अफेयर के प्रश्नों को, चूँकि
ये काफ़ी पुराने हो गए तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विविध के 2 प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कब? तो ये 25 जनवरी को, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर्स डे। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया। 2011 में पहली बार मनाया गया। उल्लेखनीय कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। कई बार पूछा गया कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है किसकी? ये यूएसए की। एशिया को धुरी बनाने की जो नीति है वो अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2015 के जीएस के प्रश्न पत्र को यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।